हेलो एवरीवन, नमस्कार। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आगे का जो चैप्टर का जो कंटिन्यूएशन पार्ट है वो आज हम देखेंगे। तो पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो फॉर्म हुई थी और उसके बाद जो भी चीज़ें बदली, इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो भी चीज़ें बदली वो भी हमने देखी। और पूरी तरह से जो भी असेंबली है वो उसको सॉवरेनिटी मिल गई। फिर मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स थे वो पूरी तरह से पाकिस्तान में चले गए। उसकी वजह से जो मेंबर की जो असेंबली के मेंबर्स की जो नंबर है वो कम हो गया। तो इस तरह के हमने चीज़ें देखी अभी तक। तो अब जाके हम देखेंगे कि आगे फिर इस असेंबली का और क्या क्या काम था वो आज हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब गठित हुई थी तो उसका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था कि बस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है बस वही करेंगे। उसके साथ साथ बाकी की भी चीज़ें अप्रूव करनी थी, उसको भी मान्यता देनी थी। तो अब हम इसको देखेंगे। बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा ऐसे कुछ तिकड़म लगा के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो साइन अप हो गया था 18 जुलाई को, राइट, 1947 में। उसके 2 से 3 दिन बाद, मतलब जुलाई 22 को 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। ठीक है। अब 1947 से अब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इनैक्ट हो गया हमारे यहाँ पे, मतलब हमने उसको अप्रूवल ऑफिशियली कब उसको अडॉप्ट किया था, तो हमने उसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, राइट। तो उससे पहले 2 दिन पहले हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये अडॉप्ट किया। तो उसके साथ साथ इस बीच में 1947 से 1950 के बीच में मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ में हमारी मेंबरशिप भी अप्रूव की थी। बहुत सी तब भी डिबेट हुई कि कॉमनवेल्थ में इंडिया को जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब तो हमें आज़ादी मिल गई है। फिर भी हम क्यों उसका पार्ट बनना चाहते थे, पर बहुत सारे डिबेट के बाद ये फाइनलाइज हुआ कि देखो, हम एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, और हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, बट वी शुड बी अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, जो कि एक ऐसा समूह था जो पहले ब्रिटिश के अंडर रूल में था। और उसके बाद वो इंडिपेंडेंस के बाद सभी जो भी कंट्रीज है जो उनको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वो एज ए कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की तरह उसको जानने लगे सारे लोग इन द वर्ल्ड। ओके। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। देखो, जैसे ही इंडिपेंडेंस एक्ट फाइनलाइज हुआ उसके बाद हमने तुरंत बाद नेशनल फ्लैग लिया, फिर मेंबरशिप ली, और फिर नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग ये अडॉप्ट किया, और राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने। ओके। अब हम देखेंगे अदर फंक्शंस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान 11 बार सेशन में रही, और मतलब सेशंस उसने किया। तो लगभग उसको ऑलमोस्ट 3 साल लगे, पर अगर हम प्रिसाइजली देखें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का पूरा वो टाइम पीरियड था। ठीक है। अब the constitution makers studied the constitution of around 60 countries before drafting India's constitution। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद दिमाग लगा के कहने का मतलब है कि खुद हमने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हमने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं। हमने 60 कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, और उसमें से जो भी अच्छा अच्छा कुछ हमारे उस असेंबली को लगा, उन्होंने वो वहाँ से पिक किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैसे बनाया। हमारा ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कंट्री का हमने कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन देखा, और या फिर मान लो कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश का हमारे साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग हुआ था, और इसलिए हमने ब्रिटिश का ही पार्लियामेंट्री जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से ही फिर हमने यहाँ पे चालू किया। ऐसा नहीं हुआ।
हमने हर एक कंट्री का, हर एक वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन कंट्रीज़ का हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा और उस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे लोगों के लिए जो भी अच्छा होगा उनसे, वो हमने पिक किया, वो हमने अडॉप्ट किया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस्ड फॉर 114 days in details, ओके, और टोटल कॉस्ट आई थी 64 लाख। ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स लास्ट ऑफिशियल सेशन। अब देखो ये जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हुआ था, ठीक है। तो ये जो लास्ट सेशन हुआ, ऐसा नहीं है कि बस वो एक लास्ट सेशन ही हुआ था, उसके साथ मतलब जब 1950 को, जनवरी 24, 1950 को इस असेंबली का जो भी एम था या फिर जो भी उनको अचीव करना था, वो अचीव करने के बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन अगले 2 साल के लिए, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए वैसे ही रहती है और वो एज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काम करना चालू करती है। क्योंकि देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल गया, अब आएगा इलेक्शन, पहला इलेक्शन, और इसके बीच में जो गैप है इसमें किसी ना किसी को तो कंट्री चलानी थी, राइट। तो ये जो असेंबली पहले से ही गठित हुई थी, उसने 24 जनवरी को अपना जो लास्ट ऑफिशियल सेशन फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म किया और जनवरी 26, 1950 को उन्होंने फर्स्ट जो भी मतलब जो पार्लियामेंट है, टेम्पररी पार्लियामेंट की तरह उसने काम करना चालू किया अंटिल द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट। जब तक पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट वहाँ पे आती नहीं है और उसकी पहली मीटिंग होती नहीं है, तब तक सेशन पहला होता नहीं है, तब तक ये जो टेम्पररी पार्लियामेंट है वो काम करेगी जनरल इलेक्शंस तक, 1951-52 तक, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कमिटीज़। अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके लिए बहुत सारे कमिटीज़ बनाई गई, क्योंकि हर एक पार्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस खाली एक फंडामेंटल राइट्स दे दिए या फिर कुछ 2-4 चीज़ें इधर उधर से उठा ली और बना दिया, ऐसा नहीं था। उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना था, उसके लिए बहुत सारा R&D की ज़रूरत थी। तो अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, तब पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेवरल कमिटीज़ बनाए गए। तो मेजर जो है 8 कमिटीज़ है और माइनर कुछ कमिटीज़ है। अब हम वो सारे के सारे देखेंगे इसमें, चलो हम देखते हैं। तो मेजर कमिटीज़ में आता है पहला यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। तो ये जो यूनियन पावर्स कमेटी थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ये यूनियन पावर्स कमेटी क्या है, ये पहले हम देखते हैं। देखो ये यूनियन पावर्स कमेटी जो थी उसका काम क्या था, तो वो डिसाइड करती थी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसके पावर्स क्या होंगे, उसके ड्यूटीज़ क्या होगी, उसके अंडर कौन कौन सी पावर आएगी। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे 2 गवर्नमेंट्स है। अब इसमें से कौन से इसको कौन सा पावर मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, राइट। तो अब इसके लिए ये यूनियन पावर्स कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम ही यही था कि यूनियन गवर्नमेंट को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या राइट्स होंगे या फिर कौन कौन सी पावर्स होगी, ये वहाँ पे ये कमेटी उस पर डिस्कशन करती थी और उस पर वो पॉइंट्स निकालती थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि इसका जो काम था वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कामकाज क्या होगा पार्लियामेंट का या फिर जो भी यूनियन गवर्नमेंट है उसका कामकाज कैसा होगा, मिनिस्टर्स कैसे होंगे, उनका चयन कैसा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो देखती थी, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, फंक्शनिंग कैसा होगा, ये उसका काम था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे, चेयरपर्सन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो कमेटी थी ये डिज़ाइन की थी प्रोविंशियल, मतलब जो स्टेट्स होती है हमारे, उस स्टेट्स का काम कैसा होगा। अब देखो आगे जाके आप पढ़ोगे, मतलब हम देखेंगे इसको कि सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कामकाज में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों भी एक जैसे ही है। बाद में जाके ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले तो हम जब पार्लियामेंट देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, कमिटी बॉडी देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स की के अंडर की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको देखेंगे। तो ये जब हम देखेंगे पार्लियामेंट देखेंगे तब हमें थोड़ा सा हेवी लगेगा, पर
जब हम ये ही चीज़ें जब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बातचीत करेंगे तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों भी सेम है, बस थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। ओके, मूविंग बैक। तो ये जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी कि प्रोविंसेस जो है उनका ड्यूटीज़ क्या होगा या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेटअप कैसा होगा, इसके बारे की में जो भी डिस्कशन होता था वो इस कमेटी में होता था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ही होंगे, क्योंकि ही वॉज अ फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स। और ये जो कमेटी थी ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी थी। क्यों? क्योंकि ये जो कमेटी है ये सारे अदर जो भी कमिटीज़ है उससे जो भी उनके इनपुट्स है वो लेती थी और उसके हिसाब से फिर वो ड्राफ्टिंग करती थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कंधे पे थी। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसने रोट द फाइनल ड्राफ्ट, दे रोट द फाइनल ड्राफ्ट। अब इसमें 7 मेंबर्स थे, वो 7 मेंबर्स कौन है कैसे हैं वो भी हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी याद रखना, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी। अब देखो एडवाइजरी कमेटी। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसको लीड करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ के जो भी राइट्स होंगे उनका जो माइनॉरिटीज़ कैसे वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, क्या लॉ होना चाहिए, इसके रिलेटेड ये कमेटी थी। अब ये क्या इसके जो चेयरपर्सन है वो याद रखिए। और जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड JB कृपलानी जी थे। वो क्या काम करती थी, जो भी बेसिक राइट्स है लोगों के बेसिक राइट्स है जैसे मैग्ना कार्टा हो या फिर DPSPs हो, ये इसमें डिस्कस किए जाते थे। सिटीजनशिप हो इसमें डिस्कस किए जाते थे। अब देखो माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, इसके हेड थे HC मुखर्जी। फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। अब माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन कौन से लॉज होने चाहिए, कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कैसे डालना है, इसकी जिम्मेदारी थी इस कमेटी की माइनॉरिटीज़ को लेके। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स, ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटीज। ओके, इसके हेड थे गोपीनाथ जी। ओके, तो ये स्पेशल इश्यूज ऑफ ट्राइबल एरियाज के जो भी स्पेशल इश्यूज थे उसको लेके हम कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ढाल लिया जाए, कैसे इसको डाला जाए, इसके लिए ये जो जिम्मेदारी थी वो गोपीनाथ जी पे थी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज जो है वो AB ठक्कर जी थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ये आप देख लो, बाद में ये देख लो, ये पर इसके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन से चेयरपर्सन थे कौन से कमेटी के लिए, सब कमेटी के लिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी है इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखो एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फॉर्म हुई थी इसके रिलेटेड, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, ये स्मूथली फंक्शन करे इसके रिलेटेड जो भी कमिटीज़ होंगी उसके हेड होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो एज अ प्रेसिडेंट थे तो वो ही एज उसके चेयरपर्सन भी थे, हेड थे। तो देखो अब ये मेड रूल्स फॉर हाउ द असेंबली वुड वर्क। अब ये जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये कैसे काम करेगी इसके रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए गए उस प्रोसीजर कमेटी के हेड, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, स्टेट्स कमेटी निगोशिएशन करने के लिए कि प्रिंसली स्टेट्स होंगे वगैरह वगैरह, या फिर कोई स्टेट हो ऐसा कि जो सुन नहीं रहा है और वो इंडिया में मर्ज होने के लिए तैयार नहीं है, तो उनसे बात करने के लिए, उनको मनाने के लिए जो एक कमेटी गठित की थी उसके हेड थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, स्टेयरिंग कमेटी। अब देखो फिर से आ गया। अब देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था उसके राजेंद्र प्रसाद जी। मैनेज द स्केड्यूल एंड प्रोसेसेस टू वर्क इन द असेंबली। ओके, ये उसके हेड थे। अब देखो माइनर कमिटीज एंड देयर चेयरपर्सन्स। अब ये आप देख लो कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये जो असेंबली है उसके फाइनेंस और स्टाफ के रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा कैसे होगा, मनी एंड कौन कौन सा स्टाफ लगेगा उसकी रिलेटेड ये कमेटी थी जिसके हेड भी राजेंद्र प्रसाद जी थे, मैंने अभी बताया उस हिसाब से।
क्रेडेंशियल कमिटीज़ जो है कि कौन कौन से मेंबर्स जो है वो उनकी आइडेंटिटी और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए अल्लादी कृष्णमास्वामी अय्यर ये थे। हाउस कमेटी के पट्टप भाई सितारमैया ये थे। लुक्ड आफ्टर मेंबर्स हाउसिंग एंड अकोमोडेशन के मेंबर्स जो भी हैं उनको हाउसिंग, उनका रहने खाने का सब कुछ देखने के लिए ये हेड थे। ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी जी प्लान द डेली वर्क एजेंडा ऑफ द असेंबली। रोज का काम क्या होगा, आज हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके रिलेटेड जो भी डिस्कशन होता था इसके हेड थे के एम मुंशी जी। तो एडॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, अब देखो नेशनल फ्लैग भी जो है उसके रिलेटेड एक कमिटी बिठाई थी कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर है, सॉवरन है, रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट है और रिलीजियस भी है। तो इस सभी चीज़ों को हर एंगल से देख के हमारा फ्लैग कैसा हो, क्या हो उसमें, इसके रिलेटेड भी एक कमेटी थी जो डीप इन डेप्थ इसके बारे में सोच विचार करके फिर उन्होंने फ्लैग बनाया। उसके भी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और हमने ये देखा कि 22 जुलाई को हमने हमारा जो फ्लैग है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जीवी मावलनकर डिफाइंड व्हाट द असेंबली कुड एंड शुड डू। ये इन्होंने ये बताने के लिए जो भी कमेटी बनाई थी इसके हेड थे मावलनकर जी। अब देखो माइनर कमिटीज एंड देयर चेयरपर्सन। ठीक है। अब देखो दीज कमिटीज फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड टेक्निकल टास्क रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें क्या है, एडॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इसके हेड थे एस वरदचारी और ये असेंबली के मेंबर नहीं थे। इन्होंने स्ट्रक्चर प्लान किया था कि कोर्ट, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे कामकाज उसका होगा, किस तरह से वो वर्क करेगा, उसके रिलेटेड क्या लॉज होंगे, क्या होगा, इसके रिलेटेड जो भी कमेटी थी उसके हेड थे वरदचारी जी। कमिटी ऑफ ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, तो इसके भी हेड थे पट्टप भी सितारमैया। वर्कड ऑन गवर्नेंस ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। ठीक है। एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनेंशियल प्रोविजंस होंगी एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी कि फाइनेंशियली हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, मतलब मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, इसको कौन करेगा, इसको अप्रूवल कौन देगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें थी कि कौन कौन से बिल्स होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, क्या उसका नाम होगा, सब कुछ फाइनेंस रिलेटेड जो भी हमारा होगा उसके रिलेटेड जो एक कमेटी बनाई थी उसके हेड थे नालिनी राजन सरकार। ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसके हेड थे एस के दार। मतलब इन्होंने स्टडी किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पर कोई स्टेट्स बन सकते हैं क्या, कैसे हो सकते हैं, क्या नहीं। इसके भी बारे में हम आगे जाके देखेंगे कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा आर्टिकल, उसके बेसिस पे जो ये फॉर्म हो गए थे, स्टेट्स बनाए गए थे बाद में जाके, वो कैसे बने क्या नहीं, ये हम देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट है, हम इसको देखेंगे। स्पेशल कमिटी ऑफ टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसको उस ड्राफ्ट को रिव्यू करने का काम जो कमिटी कर रही थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस रिलेटेड जो भी था, प्रेस को मैनेज करना, जो असेंबली की मीटिंग्स होगी उस टाइम पे जो प्रेस आती थी उसको मैनेज करने का काम था उषानाथ सेन इस कमेटी का। एडॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप। ठीक है, कि सिटीजन्स का कैसा सिटीजनशिप्स कैसी देनी है कैसे नहीं, उसके रिलेटेड रूल्स कौन से होंगे। अगर आपने कुछ काम ऐसा किया कि जो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपकी सिटीजनशिप पे कौन कौन से चीज़ें हो सकती है कि टेररिज्म किया या फिर कुछ ऐसा, सब कुछ सिटीजनशिप्स के बारे में वरदचारी जो है वो चेयरपर्सन थे। ये एडॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप इसके बारे में सोच विचार करती थी। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी इन सारे इसमें। तो अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या था, हम इसको डीपली देखेंगे।
Out of all the committees formed by the Constitution Assembly, the most important committee was the drafting committee, क्योंकि ये लिखती थी, जो भी inputs आते थे उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का काम था इस कमेटी का. इट वॉज फॉर्म्ड ऑन अगस्त 29, 1947 में इसका गठन हुआ था. दिस कमिटी वॉज गिवन द जॉब ऑफ राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो कमेटी थी ये फर्स्ट ड्राफ्ट इस कमेटी ने लिखा था. अब इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, देखो अब हम इसको भी देखेंगे. तो पहले तो चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, फिर गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सलाउद्दीन, माधवराव जी ने रिप्लेस किया था B.L. मित्तर जी को, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था, और कृष्णमाचारी इन्होंने रिप्लेस किया था D.P. खैतान जी को, क्योंकि उनके ही डाइड इन 1948. ठीक है, तो ये ऐसी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके ये मेंबर्स का नाम भी ऑप्शंस में डाल के क्वेश्चन पूछते हैं. ये पूछा गया है बहुत बार, तो इसको भी आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था. द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिडर्ड द रिकमेंडेशन एंड प्रपोजल्स मेड बाय अदर कमिटीज ऑफ द असेंबली एंड प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मैंने अब बहुत बार रिपीट किया है, ये मैं अब फिर से रिपीट नहीं करूँगा. The first draft was published in February 1948. पहला ड्राफ्ट कब बना, फरवरी 1948. और ठीक उसके 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश होता है. पर इस गैप में क्या हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट टू सेकेंड ड्राफ्ट, इस बीच में ये जो 8 महीने का जो टाइम पीरियड था, इसमें ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट है ये पब्लिक के लिए खुली कर दी गई, और इस ड्राफ्ट से पब्लिक के कमेंट्स, उनके जो भी रिकमेंडेशंस है, ओपिनियंस है, वो पूछे गए. ठीक है, और उस हिसाब से उनकी जो भी फीडबैक्स आई, क्रिटिसिजम्स आए, कमेंट्स आए, उसके हिसाब से जो सेकेंड ड्राफ्ट है उसमें चेंजेस की गई. दिस सेकेंड ड्राफ्ट वॉज पब्लिश इन अक्टूबर 1948, 8 महीने बाद, पहले ड्राफ्ट के बाद. ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमेटी वर्कड वेरी एफिशिएंटली इवन दो द टास्क वॉज ह्यूज. अब देखो 60 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड के, वो सारी कमिटीज़ बैठ के वो देखते थे उसको, उसके हिसाब से कुछ सजेशंस देती थी, कुछ आगे पीछे होता था. ये पहले हमने बताया था, अब इसको निकाल दो, अब ये डाल दो, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे वैसे बहुत सारे इनपुट्स आते थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी को, हर एक कमेटी से आता था. और उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने बता दिया और उसको डाल दिया, ऐसा नहीं था. उसको उस लैंग्वेज में डालना और आगे बहुत सारे सालों का सारा हिसाब किताब करके उसको डालना, इट वॉज नॉट ए जोक. पर इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको 6 मंथ्स में, 6 महीने में इसको कंप्लीट किया था. ठीक है, टोटल कमिटी वॉज मेड फॉर 141 डेज टू डू द वर्क. ठीक है, 141 डेज वो मिली थी टोटली ये कमेटी ये काम करने के लिए. ठीक है, अब देखो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट. जो फाइनल ड्राफ्ट था वो असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था 4 नवंबर 1948 को. ठीक है, अक्टूबर 1948 को सेकेंड ड्राफ्ट, और ये जो फाइनल ड्राफ्ट है वो 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट. अब देखो ये फर्स्ट रीडिंग है. ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट और फर्स्ट रीडिंग में अंतर है, फर्क है. ये जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक से याद से ये देखना, फर्स्ट रीडिंग बोल रहे हैं या फर्स्ट ड्राफ्ट बोल रहे हैं. ठीक है, आफ्टर दिस द असेंबली डिस्कस द ड्राफ्ट फॉर 5 days. अब देखो ये ओवरव्यू की तरह उन्होंने डिस्कशन किया कि हाँ देखो इसमें हमारे इतने इतने से पार्ट्स होंगे, फिर इसमें आर्टिकल्स इतने हमने डाले हैं, और उसके बाद फिर ये स्केड्यूल्स आएंगे. ये स्केड्यूल सारा डीपली हमें बताएगा कि इस आर्टिकल्स का क्या कहना है क्या नहीं. ये ओवरव्यू की तरह उन्होंने डिस्कशन किया था फर्स्ट जो रीडिंग है उसमें. अब देखो देन केम द सेकेंड रीडिंग. ठीक है, 9 नवंबर 1948 तक ये फर्स्ट रीडिंग हुआ 5 दिन के लिए, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक. फिर आता है सेकेंड रीडिंग. ये सेकेंड रीडिंग जो है वो चालू होता है
15 नवंबर से, ठीक है। 9 नवंबर के बाद एक गैप है, 15 नवंबर को ये चालू होता है और एंड होता है एक साल, लगभग एक साल मतलब 11 महीने बाद, अक्टूबर 1949 को। ये 11 महीने का गैप है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज अ टोटल ऑफ 7,653 अमेंडमेंट्स आते हैं, उसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स को डिस्कस करके उसको वहाँ पे चेंजेस उस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो 700, अब देखो नेक्स्ट वाज द थर्ड रीडिंग, ठीक है, विच स्टार्टेड ऑन November 14, 1949, ठीक है। तो ये जो थर्ड रीडिंग होती है, इसमें फिर मोशन पास करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी मेड अ मोशन टू पास द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मोशन पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। द मोशन टू अप्रूव द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन November 26, 1949। तो 1949 को नवंबर 26 को हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्चुअली अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो 284 आउट ऑफ 299 मेंबर्स वे प्रेजेंट ऑन दिस डे एंड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 284, अब देखो जब मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स थे वो जब जाते हैं पाकिस्तान में, तब हमारा नंबर जो है वो कम हो जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो 299 जो मेंबर्स है उसमें से 284 मेंबर्स उस दिन साइन करते हैं और उस ड्राफ्ट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनैक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यही दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया, ऐसे प्रीएम्बल में भी मेंशन्ड है, ठीक है। और ये कहा जाता है, इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जब ये साइन किया जा रहा था तो बाहर बारिश हो रहा था, जो कि एक गुड साइन की तरह लिया जाता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है किसी स्टेट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी पूछा जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो हमारा ये लास्ट स्लाइड है। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 हैड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 schedules। ओके, तो ये याद रखना क्योंकि ये आगे जाके बदलेगा। क्योंकि देखो ये सिर्फ इतने पे जाके रुका नहीं कि बस चलो आज कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और बस अब से हमारा यही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए हमारे। रिसेंटली जो भी पार्लियामेंट हुआ था, सेशंस हुए थे, उसमें भी चेंजेस किए गए थे। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होती है, उस तरह से आर्टिकल्स भी चेंज होते गए हैं। इसका जो नंबर है वो आगे जाके हम देखेंगे, पर अभी के लिए तो 395 आर्टिकल्स, 8 schedules और एक प्रीएम्बल, ये याद रखना। ये जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये हमें ये नंबर मिला था, ठीक है। द प्रीएम्बल वॉज फाइनलाइज एंड एडेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन इनैक्टेड। ओके, तो जब हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट किया उसके बाद ये प्रीएम्बल है वो भी फाइनलाइज किया था, ठीक है, और उसको सभी ने अप्रूव भी किया था, एक्सेप्ट किया था। ये बात जो है प्रीएम्बल की, ये आगे जाके एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में भी हम करने वाले हैं। केशवानंद भारती जो भी केस है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा प्रीएम्बल का। ये आप ध्यान में रखना कि इसको भी अप्रूवल मिला था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ से इसको भी अप्रूवल मिला था, ठीक है। ये बाद में जाके कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है, पहले करता नहीं है फिर करता है, और उसको खुद कोर्ट रिव्यू करके अपना ही ये जो ऑर्डर है वो चेंज करता है, वो हम बाद में जाके देखेंगे। पर ये याद रखना, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्या है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है, पर इसका इंटरकनेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो डॉट्स है वो कनेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी का, जब भी आप स्टडी करोगे तब। तो अभी यहाँ पे जब आप सुनोगे तो बाद में जाके ये क्लिक होगा, हाँ ये हमने पढ़ा था या फिर ये हमने डिस्कशन किया था, और ऐसे ही आपका ये रिवीजन हो जाएगा और आपके ध्यान में रहेगा। तो इसको बार बार मैं कभी कभी रिपीट करूँगा तो
ऐसे मत सोचना कि यार ये रिपीट हो रहा है। ये आपको समझने के लिए और आपके दिमाग में वो फिट होने के लिए हम बार बार उसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड डॉट्स है जो इस चैप्टर से आगे चैप्टर में भी वो कनेक्ट होगा, ऐसे वो कनेक्ट होते जाता है, तो वो एज अ चेन क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु वॉज द लॉ मिनिस्टर एट द टाइम, प्लेड अ की रोल इन गाइडिंग एंड प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट इन द असेंबली. He actively participated in discussion and was known for his logical, persuasive arguments. He is recognized as a father of the Constitution of India and the chief architect of the Constitution. अब देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वो एज ए चेयरपर्सन थे और उनकी एक्सपर्टीज थी इसमें, और उनकी कॉम्पिटेंसी थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसलिए उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन के गठन के लिए, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। और जो भी क्वेश्चंस रेज होते थे असेंबली के टाइम में, मीटिंग्स के टाइम में, उसको एक्टिवली आंसर करने का, उस पर एक्शंस लेने का पूरी तरह से जो काम था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया था। इसलिए उनको हम एज अ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। एंड द चीफ आर्किटेक्ट of the constitution. Dr. Ambedkar is also known as modern Manu, a title that shows his importance in shaping India's legal framework. तो उनका जो भी इम्पोर्टेंस है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत बार होता है कि देखो कास्ट के ऊपर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट कि जब ये हम पढ़ते, पॉलिटी पढ़ते, तब हमें जाके समझ में आता है कि देखो इतने लोग थे और इतने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनका जो स्ट्रॉन्ग ऑरा था, उनका जो भी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था, उसको सराहा, सबने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने कोई एक कास्ट या फिर एक रिलीजन या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में ही सोच के सब कुछ किया था, ऐसा नहीं था। उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसलिए हम उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो मैं फिर से कहता हूँ, प्लीज़ लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारा ये लेसन है, इसके चैप्टर के एंड में जो भी टेबल्स है, आपको वो टेबल्स बहुत सही तरह से करने हैं, उसको बाय हार्ट करने हैं। उससे बहुत सारे प्रीलिम्स में एमसीक्यूज आते हैं। ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, इसके ऊपर आपको मेंस में बहुत कुछ आएगा, पर जो प्रीलिम्स है उसमें इसमें से भी कुछ चीज़ें और टेबल से भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो हम आगे वाले सेशंस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव लव्ड दिस टुडेज सेशन। थैंक यू।